हेलो एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी की भारी मांग पे आ चुकी हूँ आप सभी के लिए वीडियो लेके, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। प्री हिस्ट्री टू प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे कि भारत में किस प्रकार से पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल किस प्रकार से था। आपका पूरा का पूरा चैप्टर और बुक इसी पर डिपेंडेंट है। बट हम समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे विकसित हड़प्पा में जल प्रबंधन और शहरी नियोजन का विश्लेषण कीजिए और हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा क्या है, उसकी विशेषता क्या है। चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की तो हम बोल सकते हैं 2600 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे। ईसा पूर्व तक इसका कालखंड देखने मिलेगा आपको, यानी कि इस टाइम पे इसका क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। अब आपको हड़प्पा का कालखंड अलग अलग बताया जाएगा, परंतु एनसीईआरटी के अनुसार यही असली डेट है जो कि हड़प्पा के विकास का, उद्भव का कार्यक्रम है और कार्य काल है। चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत ही अद्भुत सभ्यताओं में से एक है। किस प्रकार से, ये भारत की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, ये अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे। पहले परिचय को समझेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए समझते हैं। बात करेंगे कि क्या हड़प्पा वासियों की। आप समझेंगे हड़प्पा जो वासी हैं उनका जीवन किस प्रकार से होता था। तो हड़प्पा वासी दो प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एकदम बोर मत होइए, एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। पहले तो ये लोग पेड़ पौधों पर निर्भर होते, जैसे कि हम निर्भर होते हैं। इसके अलावा ये जानवरों पर भी निर्भर हुआ करते थे। ये अपने साथ कुछ जानवरों को पाला करते थे और कुछ जानवरों का शिकार करके खाया करते थे। अगर बात की जाए तो ये क्या क्या फसलों में उगाते थे, जरा ये भी समझ लेते हैं। तो आप देखोगे ये गेहूं उगाते थे, सफेद चना, जौ, बाजरा। इन सब चीजों को आप देखने वाले हो कि ये गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, इन सब चीजों को उगाया करते थे। परंतु चावल के अवशेष ही मिलते हैं। क्या, किसके? चावल के अवशेष कम मिलते हैं, परंतु गुजरात में मिलते हैं उसके जले हुए अवशेष, जिससे कि पुरातात्विक ये पता कर पाते हैं कि हड़प्पा वासी चावल को भी उगाया करते थे, भले ही कम क्वांटिटी में, यानी कम जगहों पर उगाया जाता था। अगर बात की जाए हड़प्पा वासी किन किन जानवरों को आहार में ले रहे हैं तो ये भी समझते हैं। ये सुअर का शिकार करा करते थे, बरहा का शिकार करा करते थे। इसके अलावा देखोगे कि ये जो है मछलियों को ज्यादा प्रमुख आहार इनका मछलियां थी। यानी कि अच्छा मुझे बताइएगा, अगर किसी इंसान को निवास करना है तो वो कहाँ रहना पसंद करेगा? प्राचीन समय में एक ऐसी जगह जहां पे उसे खाने के लिए ज्यादा बोल सके, भोजन आसानी से मिल सके। दूसरा क्या है, उसे जल प्राप्त हो सके। तो हड़प्पा वासी ज्यादातर अपना निर्वाह कहाँ करते थे? हम बोल सकते हैं जल, जहां पे नदियां हो। क्या हो? नदियां। जहां नदियों का स्रोत हो वहां पर रहना पसंद करते थे, यानी अपना गुजर बसर करना पसंद करते थे। इसके अलावा क्या है, हड़प्पा वासियों के द्वारा अब खेती की जा रही है। तो खेती का मतलब क्या है कि खेती वहीं की जाए जहां नहर यानी कि नदियों का पानी आसानी से यहां तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि खेती करना ये नहीं कि बस खेती करके छोड़ देना, बीजों को ऐसे छिड़क देना, क्योंकि खेती के लिए मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, बीजों का छिड़काव करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, उर्वरक डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, कीटनाशक डालने पड़ते हैं। इसके अलावा जो कृषि है, जो फसल है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। फसल तैयार होने के बाद भी उसका भंडारण करना पड़ता है, यानी कि इस प्रकार से इन चरणों का उपयोग करना पड़ता है।
अगर बात की जाए हड़प्पा किस लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आप लोगों के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई एट्रीब्यूट जरूर छुपा होगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसी प्रकार से हड़प्पा भी किसी चीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यानी आप होशियार तो बहुत हो, वैसे ही ये हड़प्पा भी अब देखो काफी विकसित थी। मुझे पता है आप होशियार हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और जैसे लोगों को शेयर कर दीजिए ना। और इसके अलावा मैं क्या चाहूंगी आपसे, चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए ना। देखिए अब क्या हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा में आपको ये समझ आ गया। अब समझेंगे कि भाई हड़प्पा किस प्रकार से प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए ना हड़प्पा में, तो भवनों को, जब भवन बोला जाए तो समझ आइएगा मकानों को कहा जा रहा है। यानी कि हड़प्पा वासी ना कहीं प्राइवेसी का बहुत ध्यान देते थे। हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कुछ नहीं समझ आया, चित्रात्मक जैसे कि जो चित्र बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। और ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। चिन्हों की संख्या आप देखोगे कि 75 से लेकर 100 से लेकर 400 थी, ठीक है। ये चिन्हों की संख्या थी। अगर बात की जाए हड़प्पा वासी, तो ये हड़प्पा में जो भवन है समझते हैं, तो भवन जो है वो आप बोलोगे जो सीमा तल है, सीमा तल मान लीजिए ये सीमा है, ये जमीन है, और जमीन के यानी से जमीन से सटा के कुछ इस प्रकार से भवनों का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? भवनों का निर्माण करते थे। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या आपके घर में खिड़की है? होगी, नॉर्मल सी बात है। परंतु हड़प्पा वासी प्राइवेसी को इतना जो है महत्व देते थे कि ये खिड़की कभी नहीं बनाते थे। भूमि तल की दीवारों पे कभी भी खिड़की को नहीं बनाया जाता था। हड़प्पा वासी अपने घरों को कुछ इस प्रकार से बनाते थे कि जो उनका घर है, अब चीजों को समझिएगा, जो उनका घर है बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक आंगन होगा, क्या होगा? आंगन। और आंगन में आप देखोगे शुल्क कार्य किया, जैसे भोजन को पकाने कार्य तो किया ही जाएगा मौसम के आधार पे, इसे कटाई बुनाई भी की जाती थी यहीं पर, ठीक है। और आंगन को कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है वो गलती से भी आंतरिक अवलोकन ना कर सके। ऐसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बनाया गया है तो जब वो आए तो उसे ये आंगन ना दिखे, घर की गतिविधियां ना दिखी। और अगर बात की जाए हर, चाहे वो बड़ा भवन हो चाहे वो छोटा भवन हो, हर भवन के यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक स्नानागार होता था। अगर शुद्ध अगर बोला जाए स्नानागार का मतलब वो नहाने वाला कक्ष रूम कहा जा रहा है। अब ये स्नानागार है, उसके स्नानागार के नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियों को बनाया जाता था। स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, ये साक्ष्यों के आधार पे पता चलता है। इसके बाद क्या है, आप देखोगे कि लगभग कितना बोलेंगे हम, लगभग जो हड़प्पा है वहां पे 700 कुएं पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 700 कुएं पाए गए हैं। अब ये कुएं क्यों बनाए जाते हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। कुएं जो है एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे, मान लीजिए कि जो कुआं है, ठीक है, वो कुछ ऐसे कक्ष में बनाया जाएगा कि बाहर से आने वाले राहगीर यानी रास्ते से आने वाले व्यक्ति यहाँ से अगर उन्हें प्यास लगती है तो वो आराम से यहाँ से कक्ष रूम में आके पानी को ले सकते थे। यानी घर में कोई नहीं जा सकता है पानी के लिए, परंतु यहाँ पे एक कुआं बनाया गया है ताकि अगर किसी को प्यास लगे तो अपनी प्यास को बुझा सके और पानी को पी सके। कुछ इस प्रकार की गतिविधियां थी। अगर इसके अलावा बात की जाए हड़प्पा की सबसे अनूठी विशेषताओं में, तो सबसे बेहतरीन विशेषता तो एक ही थी, जो थी जल निकास प्रणाली। परंतु जल निकास प्रणाली से जरा समझना स्टार्ट करते हैं किस प्रकार थी। आप मान लीजिएगा ये जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है और बेहतरीन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छी बात ये थी कि मान लीजिए जितने भी भवन हैं, क्या है? जितने भी भवन हैं, इन भवनों
क्योंकि यहाँ पे चाहे छोटे घर हो चाहे बड़े घर हो, हर एक घर के अंदर मान लीजिए जो स्नानागार है, जो उसकी नाली होगी, है ना, वो नाली जो है वो गली की नाली से और गली की नाली सड़क की नाली से ये मिलेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि छोटी नालियां बड़े नाले में और फिर ये छोटी छोटी नालियां एक बड़े से नाले में जाके गिरती थी। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हड़प्पा वासी स्वास्थ्य का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा करते थे। ये हम बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से सड़कों का निर्माण करते थे कि जब हवा आए तो यहां से और यहां से दोनों तरफ से सड़क अपने आप ही साफ हो जाए। ठीक है, यानी इस प्रकार से इनके बोल सकते हैं इतनी अच्छी तकनीकें थी जो इस प्रकार से प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने पूरी सोसाइटी की, है ना। इसके बाद क्या है कि हड़प्पा के अंदर जल निकास प्रणाली में मैंने आपको बताया कि जो घर हैं उनकी नालियां जो है वो एक साथ बोल सकते हैं कि घर की नालियां गली की नालियां, गली की नालियां सड़क की नालियां, सड़क की नालियां जो है एक बड़े से नाले में जाके गिरी। अब ये जो नाला होता था इसे फनाकार, सुंदाकार, पत्थरों से, गारे से, जो है जिप्सम से उपयोग करके ढका जाता था। ढकने से ये हुआ कि भाई बदबू नहीं आएगी और बोल सकते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं पनपेंगे, जिससे कि बीमारी उत्पन्न नहीं होने वाली है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन था। चलिए समझते हैं और चीजों को उसके अंदर। इसे मैंने आपको क्या बताया कि ये अब जो नालियां होती थी उन्हें जो है पक्के ईंटे, यानी बोल सकते हैं जो पक्के ईंट होती है, पक्की ईंटों से उसका निर्माण किया जाता था। फनाकार पत्थर जो कि आपस में खुद ही जुड़ जाते हैं, मिट्टी और गारे और बलुए का उपयोग करके उसे ढका जाता था। यानी कि हम बोल सकते हैं हर एक जगह, मान लीजिए जो गली है वहां पे होज बनाई जाती थी जिससे कि स्वच्छता बनी रहती थी। अब बात की जाए, अब हड़प्पा में एक चीज और थी कि बस्तियां दो प्रकार से बटी थी, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक आप देखोगे दुर्ग था, दुर्ग यानी हम बोल सकते हैं कि छोटे भवन, या कैसे भवन? छोटे भवन। और एक था निचला, निचला शहर बोल सकते हैं हम, या वर्ग बोल लें। ये जो दुर्ग था इसे मान सकते हैं कि ये जो है गरीबों का भवन था, छोटा भवन था। और ये जो भवन होते थे ये जो है बोल सकते हैं कि इन्हें चौतरे पर बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पहले चौतरा बनाया, फिर इसे थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया जाएगा। भवन का निर्माण थोड़ा सा ऊंचाई पर किया जाता था, परंतु भवन छोटे हुआ करते थे। पर यहाँ ये बोल सकते हैं आवासीय भवनों का उदाहरण है। यहाँ पे लोग रहा करते थे और ये जो बोल सकते हैं ये मोहल्लों की तरह होता था। जैसे मान लीजिए एक घर का एक घर सट सट के बना करते थे, ज्वाइंट होके। अगर बात के निचला शहर तो ये बहुत ही सार्वजनिक भवनों का उदाहरण है। काफी बड़े बड़े भवन हुआ करते थे यहाँ पे, परंतु ये जो भवन होते थे इन्हें चौतरों पर नहीं बनाया जा रहा, चौराहों पर नहीं बनाया जा रहा है। हम बोल सकते हैं कच्ची ईंटें के, परंतु कुछ भवन बोल सकते हैं जिन्हें की चौतरे पर पक्की ईंटों से, मान लीजिए यहाँ चौतरा बनाया गया, फिर पक्की ईंटों से फिर घर का निर्माण किया गया ऊंचाई के लिए। परंतु ज्यादातर निचले शहर में जो घर थे वो भूमि तल की दीवारों से ही उसका निर्माण किया जाता था। काफी बड़े होते थे, काफी विशाल हुआ करते थे। अब समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी ज्यादा प्राचीन, इतनी ज्यादा महान सभ्यता है, उसकी समाप्ति किस प्रकार से हुई। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पा को छोटे कारणों समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हड़प्पा अपने आप में बहुत ही विशाल सभ्यता थी। समझते हैं तो कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक आपदा है, आपदा के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। जैसे कि भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, जिससे कि फसल खराब हो गई, जिसके वजह से अकाल पड़ गया और धीरे धीरे लोगों की मृत्यु हो गई या फिर लोगों के द्वारा पलायन करना शुरू कर दिया गया। ये कुछ का मानना है। तो आप देखोगे कुछ का ये भी मानना है कि प्लेग महामारी का आ जाना, प्लेग जो महामारी है, महामारी का आना, ये प्लेग महामारी आप देखोगे 14वीं शताब्दी से आना स्टार्ट होती है और ये यूरोप से फैलने वाली बीमारी थी, जो कि बोल सकते हैं यूरोप के जहाजों से धीरे धीरे ये भारत में भी फैल चुकी थी। इसमें आप देखोगे कि ये बीमारी
बीमारी शुरुआत में चूहों के माध्यम से फैली थी, और जब मान लीजिए चूहों ने खाने को जूठा किया और मानव ने उसे खा लिया, वो बीमारी उसके अंदर हो जाती थी। तो ये दिक्कत थी। फिर मान लीजिए चूहों का खून जो है मच्छर ने पिया और फिर वो बीमारी मच्छरों के अंदर आ गई। अब मच्छर ने एक मानव को काटा तो बीमारी उसके अंदर फैल गई और ये बीमारी बेइलाज बन चुकी थी, यानी इसका कोई इलाज ही नहीं था, जिसके वजह से गरीब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में बड़ी मात्रा में पलायन करने लगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको एग्जाम्पल जैसे आपने देखा था कोरोना के टाइम पे भी लोगों के द्वारा पलायन किया गया था। कुछ इसी प्रकार से प्लेग महामारी उस टाइम पे जो थी, उस टाइम बहुत ही बड़ी मात्रा में पलायन किया गया, एक जगह से दूसरी जगह लोग गए थे, जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता आधा खाली हो गया और ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई, ये भी माना जाता है इसके अंतर्गत। और आपको समझ आ रहा है कि प्राकृतिक आपदा, प्लेग महामारी, ये इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलते हैं कि जब विदेशियों का आक्रमण होता है जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है तो सुदूर सुदूर मतलब दूर दूर जो व्यापार है वो सीमित हो जाते हैं। पहले हड़प्पा सभ्यता अपने शिल्प कलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध, काफी मशहूर और काफी व्यापक थी। जैसे आप देखोगे फ्रांस हो गया, है ना, फ्रांस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। अब होता क्या है ये भी समझते हैं क्या। अब ये फ्रांस जो होता है, हम बोल सकते हैं इसका जो रंग होता है कच्चे में पीले रंग का होता है। इसे आग में बहुत ज्यादा पकाने के बाद फ्रांस जो है उसका लाल रंग प्राप्त होता है। फ्रांस एक चिपचिपे रंग का पीला पदार्थ और मिश्रण होता है। ये सबसे महंगा होता है और हड़प्पा वासी जो है ये मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। जब किसी की मृत्यु होती थी तो वो शवों के साथ उनके उपयोग की चीजों को भी दफना दिया करते थे। ये आपको समझ आ गया। अब समझेंगे, कुछ अमीर होते थे तो कुछ गरीब होते थे। जो अमीर लोग मरते थे उनके साथ फ्रांस हो गया, लाजमड़ी हो गया, कार्नेलिया हो गया, बड़े बड़े आभूषण, सोना, तांबा, इन सब चीजों को दफनाया जाता था। परंतु और उनकी जो गर्त होती थी उसकी चिनाई, उसको प्लस्तर किया जाता था, जो अमीर व्यक्ति होते थे। जो गरीब होते थे उनकी बोलते थे गर्त को चिनाई नहीं किया जाता था और नॉर्मल तांबे के बोल सकते धातुओं को रख दिया जाता था। और आपका इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझेंगे प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल, ये वो टाइम पीरियड है जब मानव को लिखने नहीं आता। ये वो टाइम पीरियड है मानव की शिक्षा सिर्फ मौखिक रूप में है। ये वो टाइम पीरियड है जब मानव गुफाओं में जीवन जीता है। ये वो टाइम पीरियड है जो कि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक चलता है। ये वो टाइम पीरियड है जैसे भीम बेडका की गुफाओं में इसके चित्र, इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है वर्तमान समय में। यानी कि पहले मानव जो है वो अपना जीवन निर्वाह शिकार के माध्यम से करता था, जानवरों को मारता था और जानवरों को पत्थर के माध्यम से, हथौड़ी के माध्यम से आप देखोगे मारा करता था। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम मानव ने कृषि नहीं सीखी है, कृषि का विकास नहीं हुआ है। मानव अभी सिर्फ अपना विकास किस प्रकार से कर, अपना जीवन निर्वाह शिकार यानी जानवरों को मार कर रहा है और गुफाओं में रहकर कर रहा है। अब डिफरेंस समझना स्टार्ट करते हैं कि अर्ध इतिहास काल और पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए प्रागैतिहासिक काल तो लेखन का अभाव है, यानी कि मानव को लिखना नहीं आता है। इस टाइम मानव सिर्फ चित्र बनाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पहाड़ों पे चित्र बनाने से भीम बेटका की गुफाओं में चित्र देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक जीवित साक्ष्य हैं, जो कि बताते हैं कि शुरुआत में मानव का उदय इस प्रकार से हुआ था और मानव कुछ इस प्रकार से अपनी बातों को प्रस्तुत किया करता था चित्रों के माध्यम से। सांस्कृतिक जैविक विकास भी शामिल है। अगर बात की जाए अर्ध इतिहास की तो इस टाइम मानव को लिखना आ जाता है, लेखन कौशल आ जाता है, परंतु दिक्कत क्या आती है,
अब हमारे वैज्ञानिक इस भाषा को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि उस टाइम पीरियड की चीजों को सीखो एंड देन उन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करो। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, आप जानते हो, इसे रहस्यमयी लिपि का दर्जा अभी तक दिया जाता है, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में पड़ी हुई है, जिसे कि दाएं से बाएं में लिखा जाता था। और बोल सकते हैं कि इसके चिन्हों की संख्या ज्यादा होने के कारण भी नहीं पढ़ पाए हैं, इसके महत्व को नहीं समझ पाए हैं। यानी अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले परंतु पढ़ नहीं पाए, उस कौशल को भी सीख नहीं पाए हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय अवधि मानव जीवन के आरंभ और लेखन का विकास, अब मानव का उद्भव होता है। अब मानव कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जीवन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। वो समझ रहा है कि फूड को गैदरिंग कैसे करना है, खाने को इकट्ठा कैसे करना है, और मानव इस टाइम अपना जीवन खाना बदोश जी रहा है। खाना बदोश का मतलब क्या है कि जहां से खाना मिले खा लिया, फिर किसी और को मारा, फिर किसी और जगह पे गए, यानी एक जगह पे सुटेबल ना रहना, स्थिर ना रहना, अपनी जगह को, अपने प्लेस को चेंज करते रहना खाने के आधार पे, इसे खाना बदोश जीवन कहा जाता है। आप देखोगे कि इस टाइम मानव का जीवन आरंभ हुआ, परंतु आप देखोगे कि अर्ध इतिहास में, इस काल में, इतिहास के काल के बीच को संक्रामक कहा जाता है। इस टाइम में आपने क्या पढ़ा, इसमें सिर्फ पत्थर के हथियार बन रहे हैं, परंतु इसमें धातु और पत्थर दोनों के हथियार बनते हैं। यानी कि मानव को कौशल आ रहा है और मानव कहीं ना कहीं अपनी मेंटालिटी को धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड। आगे समझते हैं इसके बारे में। आप देखोगे सांस्कृतिक विकास और संस्कृति का विकास हो रहा है, शिकार, संग्रहण, कृषि। मानव को समझ आ गया है कि जिंदा रहने के लिए उसे किसी ना किसी रिसोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो मानव को उस टाइम पे फार्मिंग, एग्रीकल्चर नहीं आता था, क्रॉप्स को ग्रो अप करने नहीं आता था, तो इसीलिए वो जानवरों को मारकर खाया करते थे। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अंदर शिकार संग्रह का, आपको समझ आ गया। परंतु अब इतिहास में क्या है कि धातु का उपयोग करके, जैसे आपने देखा हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, मैंने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया है, तो ये वैदिक साहित्य है जिस टाइम पे धातु का उपयोग करके खेती करना शुरू किया गया, मानव को खेती का कौशल आना शुरू हो जाता है। और मानव जो है अब दो चीजों पर डिपेंड हो जाता है, एक खेती पे यानी पेड़ पौधों पे, और दूसरा जानवरों पर। जीवन शैली किस प्रकार से है, मैंने आपको बताया, खाना बदोश जीवन शैली है, शिकार करना और खाने को एकत्रित करना, बस यही एकमात्र इनका मोटिव है, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। परंतु यहाँ पे क्या है, देखोगे व्यवस्थित करना, यानी चीजों को मैनेजमेंट वे में करना, यानी मैनेज करके चलना, और जीवन में कृषि, व्यापार, इन सब चीजों को बढ़ावा देना, ये इसके अंदर डिफरेंस है। तो आपको समझ आया कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है जस्ट जीवन शुरू कर रहा है, बट जब मानव धीरे धीरे डेवलप होता है, वो जाता है अर्ध इतिहास में, तो ये अब चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है और खाने को इकट्ठा करना शुरू करता है। धातु के साथ साथ ये बोल सकते हैं पत्थर के हथियारों का उपयोग करता है। परंतु जो इस टाइम पीरियड में हथियार होते थे, वो बोल सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से बड़े बड़े हथियारों को बनाया जाता था। परंतु इस टाइम पीरियड में हथियारों को चकीला, पैना और काफी शार्प बनाया जाता था, ताकि जानवरों को आसानी से मारा जा सके। इसके अलावा धातु का उपयोग भी किया जाता था। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जय हिंद, जय भारत।